हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोस्टर एकेडमी। और आज हम सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं अपना पेपर 2 सोशल साइंस का। ठीक है, चाहे आपका सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो, दोनों में ही आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर भी आप क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जल्दी जल्दी आप अपना जो भी स्कोर है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही थे, तो आपको पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कितनी है। और प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रयाग। ठीक है, कहाँ पर? प्रयाग में। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बताऊं तो हर 5 साल में, ठीक है, हर 5 साल में किया करता था। और ये जो धार्मिक सभा है, इसको क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है महामोक्ष परिषद। क्या? महामोक्ष परिषद। तो अगर ये वर्ड आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या तो महामोक्ष परिषद लिखा है या फिर धार्मिक महासभा। ठीक है, तो ये देखना है आपको। और इसका उद्देश्य क्या होता था, इसमें होता क्या था? इसमें सभी धर्मों के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और साथ में दान भी दिया जाता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीन ए इलाही एक नया धर्म। ठीक है, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? इनमें से कौन से शासक ने ये धर्म शुरू किया, ये नया धर्म शुरू किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अकबर। किसने? अकबर ने। ठीक है, और ये जो दीन ए इलाही शब्द है, इसकी जगह पर अगर ये पूछ लिया जाए तौहीर ए इलाही, तौहीर ए इलाही, ठीक है, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे पूछा जा सकता है तौहीर ए इलाही जो नया धर्म है वो किसने शुरू किया, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा जा सकता है दीन ए इलाही भी और या फिर तौहीर ए इलाही। तो ये शुरू हुआ था 1182 ईस्वी में। ठीक है, और अकबर द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बैठाना सभी धर्मों में। और अगर इसकी बात करें प्रधान पुरोहित कौन था इसका? प्रधान पुरोहित, तो प्रधान पुरोहित था इसका अबुल फजल। ठीक है, प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। और अगर बात करें कि हिंदुओं में इसको किसने, इस धर्म को किसने एक्सेप्ट किया, तो सिर्फ किसने एक्सेप्ट किया था? बीरबल ने। ठीक है, हिंदुओं में सिर्फ बीरबल ने ही इस धर्म को एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 3। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सूरत में। ठीक है, कहाँ पर? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? प्रबोध मतलब ज्ञान। ठीक है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इनको प्राप्त हुआ था ये कहाँ पर? बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। और कितनी एज थी इनकी? 35 साल उम्र थी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। 35 साल की उम्र थी। और कब? ये वक्त था वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा की रात को। और अगर वृक्ष पूछ लिया जाए तो पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। और सबसे पहले ये कहाँ पर चले गए थे? ये नाम ध्यान रखिए, ऋषिपतन, जिसको क्या बोला जाता है? सारनाथ। ठीक है, तो सबसे पहले ऋषिपतन यानी सारनाथ आए और यहीं पर ही इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला अपना उपदेश दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। वह एकमात्र स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? आपने जब स्रोत पढ़े होंगे, हिस्ट्री के जो स्रोत होते हैं उसमें एक शब्द देखा होगा, अभिलेख वगैरह। ठीक है,
अभिलेख होंगे और स्तंभ होंगे जिनके ऊपर लेख लिखे जाते थे, तो ये उनमें से ही एक क्वेश्चन बना हुआ है। और अशोक का तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। तो वह एकमात्र स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ। ठीक है, भाब्रू स्तंभ। अब ये बात ये आती है कि ये जो है इस पे इसने क्या मेंशन किया था? तो भाब्रू स्तंभ जो है ये बुद्ध धर्म और संघ के प्रति आस्था बताता है। क्या? बौद्ध धर्म और संघ के प्रति आस्था बताता है। ठीक है, ये जो स्तंभ है, और इसी में ही खुद को अशोक ने क्या बोला है? मगधाधिराज। ठीक है, मगधाधिराज शब्द यूज़ किया गया है। इसके अलावा उन्होंने अभिलेख में देवानपीय राजा ऐसे शब्दों का भी यूज़ किया है, तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो आंसर बताइए। इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और इस फैक्ट की बात करें तो भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त ये कौन थे? अंतिम गवर्नर। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल। और ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त किए गए भारत के पहले वायसराय। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि अंतिम गवर्नर जनरल और सम्राट द्वारा नियुक्त किए गए भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो ये आपको बताना है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। फिर एक क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये जो करेक्ट आंसर जाएगा इसका जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कौन से देश से थी? तो ये आयरलैंड से थी। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको। फिर कौन से ईयर में बनी थी या कौन से अधिवेशन में, तो आपको ध्यान रखना है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन, और ये 32वां अधिवेशन था, ये भी ध्यान रखना है। कौन सा? 32वां कांग्रेस का अधिवेशन था। और ये आई कब थी? आयरलैंड से आई कब थी? 1896 में ये आई थी भारत। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी 1917 में कलकत्ता में, जो 32वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली कौन थी? ठीक है, भारत की पहली कौन थी? तो ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। और अगर पूछा जाए भारतीय महिला अध्यक्ष पहली, तो ये जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित शहरी जीवन। हमें बहुत अच्छे से पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ही फली फूली थी। दूसरी बात ये कि ये जो सभ्यता थी ग्रामीण नहीं थी। ठीक है, ये सभ्यता ग्रामीण नहीं थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। ये थी एकदम शहरी, या फिर कह सकते हैं नगरीय वर्ड भी यूज हो सकता है। नगरीय अगर शब्द आ जाए तो आपको वो टिक करके आ रहा है, नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि वहाँ पे जो भी सिस्टम बना हुआ था ना घर बनाने का, और ये हर जगह, चाहे छोटी बस्ती हो चाहे बड़ी, ठीक है, एक जगह एक तरीके की ही पूरी व्यवस्था थी, और वो थी शहरी व्यवस्था। जैसे कि नाली वगैरह बनाने का सिस्टम अच्छा था, मेन होल था, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज की हुई थी उस वक्त में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? यानी जो कांग्रेस में दरार पड़ गई थी, ठीक है, अब वो फिर से एक हो गए कांग्रेस में। तो इसका जो आंसर है क्या जाएगा बताइए ज़रा। तो ये है हमारा लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस दोबारा से एक हो गई थी, पार्टीशन जो हुआ था वो सही हो गया था, सब ठीक हो गया था। ये हुआ था कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, और 1916 में हुआ था ये लखनऊ अधिवेशन। और इसके लिए एक वर्ड और यूज़ हो सकता है, कांग्रेस लीग योजना। कांग्रेस लीग योजना, ठीक है।
जो कुछ इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट कर लिए गए और फाइनली इसमें क्या डिसीजन लिया गया, ऑफिशियली इन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया, ऑफिशियली इन्होंने मुस्लिम्स की जो पृथक निर्वाचन को लेकर मांग थी, ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल की जो मांग थी उसको यहाँ पर ऑफिशियली स्वीकार कर लिया गया था इस वाले अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में जो 1916 में हुआ था। तो इसी वजह से अब जो दरार है वो नहीं रही थी, अब ऐतिहासिक मिलन इसीलिए बोला गया है कांग्रेस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अब 10। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो सिविलाइजेशन थी यहाँ पे व्यापार वगैरह भी बहुत होता था, ठीक है। तो व्यापार के पर्पज से समुद्री मार्ग बहुत ज़रूरी था, पानी वाला रास्ता बहुत ज़रूरी था, तो बंदरगाह भी खोज हुई है, बंदरगाह के बारे में पता चला है सभ्यता में। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा लोथल, ठीक है। क्या है इसका करेक्ट आंसर, लोथल। और ये लोथल है कहाँ पर, ये है गुजरात में, ठीक है। और ये जो व्यापार होता था ये साबरमती नदी के रास्ते किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे रिलेटेड रिवर पूछ लिया जाए तो साबरमती अगर ऑप्शन में हो तो उसको टिक कर देना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, या फिर ये पूछा जा सकता है कौन से देश के संविधान से ली गई है। तो सबसे पहले हमारे आपको बहुत अच्छे से पता है सूची 3 तरीके की होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। तो यहाँ पर समवर्ती सूची जो है, केंद्र में कुछ विषय होते हैं जिन पे सिर्फ केंद्र निर्णय लेती है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर राज्य निर्णय लेती है, और समवर्ती में वो विषय होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही निर्णय ले सकते हैं, ठीक है, मतलब दोनों की भागीदारी होती है उसमें, कुछ विषय ऐसे होते हैं। तो आपको बताना है कि समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। बहुत ही स्ट्रेट सा क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। तो हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मौलिक अधिकार अलग होते हैं और मौलिक कर्तव्य अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे मौलिक कर्तव्य पूछा गया है, तो ये होते हैं टोटल 11। अब बात आती है कि जो 11वां मौलिक अधिकार है उसे 86th अमेंडमेंट में यानी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन से, 86। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ये 86 था, ठीक है। और ये क्या था कि माता पिता जो हैं या फिर संरक्षक, एक वर्ड यूज हुआ है, उनके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको ये शिक्षा दिलाएंगे। बच्चों की ये कर्तव्य है, मतलब ये कर्तव्य है पेरेंट्स का कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाएं, ठीक है, इसको जोड़ा गया। फिर है, और ये चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी होते हैं। जब वो क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, तो ये है राष्ट्रपति, ठीक है। कौन है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के भी ऊपर रखी। तो यहाँ पर मैंने आपसे बात की थी मौलिक अधिकार, ठीक है। एक होते हैं मौलिक अधिकार, एक होते हैं कर्तव्य, और एक होता है हमारे पास राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक है। राज्य की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राज्य के कुछ सिद्धांत होते हैं जिसको राज्य को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मामला आया था जिसमें क्या था कि अधिकार और निदेशक सिद्धांतों के बीच में टकराव की स्थिति अगर आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसको पहले देखेगी। तो इनमें से कौन से वाला केस था वो, ठीक है, जिसमें मौलिक अधिकारों को प्रमुखता दी गई थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस मौलिक अधिकारों को दी गई थी। तो ये है गोलकनाथ मामला, ठीक है। गोलकनाथ मामला 1967 की बात है, और इसमें बोला गया कि पार्ट 3 जो है, भाग 3 जो है उसमें संशोधन
नहीं किया जा सकता। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, भाग 3 में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और आर्टिकल 368 जो है वो संसद को केवल संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताता है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? वापस से एक क्वेश्चन है हमारे पास कर्तव्यों से। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? तो इनमें से कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था संविधान में? तो इसका आंसर जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति 1975 में इसका गठन हुआ और 1976 में कौन सा संशोधन हुआ? 42वां संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ और फिर ये ऐड किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय गान जो है वो पूरी धुन को बजने में कितना समय लगता है, यानी कितने टाइम में वो कंप्लीट हो जाता है? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन आपको ज़रूर पता होना चाहिए, अगर पूछ लिया जाए तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इसका आंसर जाएगा 52 सेकेंड। कितना? 52 सेकेंड। ठीक है, और कुछ जगहों पर अगर इसको देखें कि और भी संक्षिप्त रूप में तो वो 20 सेकेंड का टाइम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? अगर आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक स्वतंत्रता है तो उसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, कि लोग जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में क्या कर सकें? पार्टिसिपेट कर सकें, उसी को बोलेंगे हम राजनीतिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वो त्यागपत्र किसको दे सकता है? ठीक है, अगर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो वो उस त्यागपत्र को किसको सौंपेगा, किसको देगा? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। और ऐसा कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 56 में। ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, ये बताया गया है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 56 में। इसके अलावा आर्टिकल 61 जो है वो बताता है संसद द्वारा महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाना। ठीक है, संसद द्वारा महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाना। और ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फिलहाल। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 19। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी यानी जो उम्मीदवार होता है उसके लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम जो एज है वो कितनी रखी गई है? तो ये रखी गई आपकी 25 साल। ठीक है, 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। फिर है हमारे पास अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है, यानी संविधान की व्याख्या करने के लिए लास्ट में सबसे जो एंड में है उसको हम किसको देखेंगे? तो ये आएगा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, संविधान की व्याख्या करने के लिए लास्ट प्राधिकारी कौन है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का क्या नाम है? ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है नदी को लेकर, उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। क्या नाम है? तीस्ता नदी। ठीक है, और इसकी लोकेशन की बात करें तो सिक्किम से फिर पश्चिम बंगाल और लास्ट में असम। ठीक है, फिर ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नदी से ये मिल जाती है जाकर तीस्ता नदी। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 22। सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी। ठीक है, अगर इसका उद्गम पूछ लिया जाए यानी कहाँ से बहती है ये, तो इसको बताएंगे आप विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील ऑप्शन में आ सकता है ये। और फिर अगर मुहाना पूछा जाए तो मुहाना कहाँ है इसका? भूमध्य सागर। ठीक है, और अगर इसकी लंबाई पूछ ली जाए, लंबाई कितनी है? तो ये है 6670 किलोमीटर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन
भारत के ध्रुव, ठीक है, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना है, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट, यहाँ पे कितना फर्क है इनमें, पूर्व में और पश्चिम में अगर देखा जाए तो इस बीच में कितना अंतर है। तो कितना अंतर है, 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा या फिर 2 घंटा 45 मिनट। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर जाएगा हमारा 2 घंटा, ठीक है, कितना, 2 घंटे का यहाँ पर फर्क है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे, क्योंकि इधर है गुजरात, ठीक है, और इधर क्या है, अरुणाचल प्रदेश एंड में, बिल्कुल ठीक है, इस तरफ गुजरात है और इस तरफ है अरुणाचल प्रदेश। तो इनके बीच में कितने देशांतर का अंतर है, 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर 15 डिग्री करके देखें तो 15 डिग्री के लिए हम कितना घंटा लगाते हैं, 1 घंटा। तो ये टोटल 30 है, तो 15 + 15 क्या हो गया हमारे पास, पूरे 2 घंटे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है, इनमें से किसको तूफानी चालीसा कहा जाता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, पर्वतीय स्लोपन, या इसको कह सकते हैं पर्वतीय इलाके में जो स्लोप्स होते हैं उन पर मृदा अपरदन की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है, यानी उस एरिया में कैसे आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ये कौन सी कृषि का एक टाइप हो सकता है, यह है सोपान कृषि, यानी सीढ़ीदार आप अवरोध लगाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जब वर्षा आएगी, मतलब जब बारिश होगी, तो जो है बीच में एक तरीके से रुकावट का काम करेगा ये, ठीक है, और मिट्टी के फ्लो को रोकेगा, मतलब मिट्टी को बहने से रोकेगा। तो इस तरीके से जो कृषि होगी उस कृषि को कहेंगे हम सोपान कृषि। पर्वतीय इलाकों में सोपान कृषि क्या है, इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ को रोकने के लिए, मृदा अपरदन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है। सुनामी की जो तरंगे हैं वो इनमें से क्या ऑप्शन एकदम सही रहेगा जिससे उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, समुद्र के नीचे भूकंप की स्थिति में, ठीक है, समुद्र के नीचे भूकंप की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, सौर परिवार में सबसे तप्त यानी सबसे गर्म जो ग्रह है वो कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पर। इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वीनस, यानी शुक्र ग्रह। कौन सा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस ग्रह के चारों तरफ कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको भौर का तारा और संध्या का तारा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ठीक है, जुड़वा बहन, बहन ऐसे वर्ड भी यूज होते हैं, यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है, कौन सी वो नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती। तो इसमें है ताप्ती नदी, गंगा, गोदावरी, महानदी डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, लेकिन ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ थल सीमा साझा करता है। कहाँ पर, डायरेक्शन देखिए, उत्तर पश्चिम में, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आपको क्या बोला है, उत्तर पश्चिम, इस तरफ की डायरेक्शन में, इस तरफ की डायरेक्शन को देखना है आपको और बताना है कि थल सीमा जो है, ज़मीन वाली जो सीमा है वो किसके साथ शेयर करता है। तो इसका आंसर जो है वो जाएगा आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इस तरफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही तो है ना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। चीन नेपाल इधर है, ये भी इधर है, श्रीलंका मालदीव अलग है। तो चीन और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का,
लंबे स्टेपल किस्म की कपास मुख्यतः कौन से देश में उगाई जाती है? मतलब कपास की अच्छी किस्म जो है वो कौन से देश में उगाई जाती है? तो ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, क्या है इसका नाम? मिस्र। ठीक है, मिस्र। यहाँ पर बहुत ही अच्छी किस्म की कपास होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ क्वेश्चन से अपना जो स्कोर है वो ज़रूर नीचे मेंशन करें, मुझे पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लेलिस्ट देख लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड गुड लक फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, थैंक यू सो मच।